हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं AAI ATC एग्ज़ाम की और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS PGT फिजिक्स की। तो लगभग दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। तो जो भी बच्चे KVS PGT फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या AAI ATC फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो सर्च में आते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, जो लोग कर रहे हैं आपके लाइक करने से उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजेंटल रेंज के बारे में, यानी कि हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल। बहुत सारे जो केसेस हैं वो प्रोजेक्टाइल के अंदर बनते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल। और डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो हम स्किप करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, डेरिवेशन हमसे कोई पूछने वाला है नहीं। हम मेनली फोकस्ड इस बात पर रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूज़ करने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले बात कर ले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि एक तरह की 2D मोशन है। कौन सी मोशन है? 2D मोशन है। और 2D मोशन को हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं 2D को 1D प्लस 1D। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई मोशन x और y डायरेक्शन में हो रही है तो x डायरेक्शन का 1D और y डायरेक्शन का 1D, उसको मिला के 2D हो गया। अब प्रोजेक्टाइल क्या है उसको बताने के पहले आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी और इन पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि ये जो फुटबॉलर है, जो फुटबॉल प्लेयर है, इसने फुटबॉल को किक किया। फुटबॉल ऐसे हवा में गई, ऐसे गई 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 और फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई। यानी कि ये जो बॉल जितने टाइम भी हवा में रही इसने एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन की, परंतु इसके ऊपर जो एक्सिलरेशन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक्सिलरेशन। इसके ऊपर एक्सिलरेशन जो रहा वो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रहा, और वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। भाई ये ऊपर गई कोई चीज़ और फिर नीचे आ गई, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है वो किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक सेम कहानी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर किक मारा और ये ऊपर गई, बॉल ऊपर गई 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 और फिर ये नीचे आ गई। नीचे तो आनी ही है डेफिनेटली, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी हुई है? उसके ऊपर लगी हुई है ग्रेविटी। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है वो क्या है? ज़ीरो है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई बॉडी किसी एंगल पर थ्रो की जाएगी, यहाँ पर बॉडी क्या हो गई? ये फुटबॉल हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? ये बॉल हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? ये फुटबॉल हो गई। तो आप देख रहे हो जब भी कोई बॉडी किसी एंगल पर थ्रो की जाएगी किसी भी वेलोसिटी के साथ, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है u, ठीक है, तो किसी भी वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल से एंगल बनाकर उसको थ्रो किया जाएगा तो वो एक पाथ बनाएगी, एक मोशन करेगी, और वो मोशन केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण होगी। उसमें केवल और केवल एक एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो होगा उसका वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। यहाँ से एक बार किक मार दिया, उसके बाद इसने अपने आप ट्रैवल किया और अपने आप नीचे आ गई। तो इसका जो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन रहा वो क्या रहा? ज़ीरो। और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है AY, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या रहा? -g। तो ऐसी मोशन जिसमें किसी भी बॉडी को किसी वेलोसिटी के ऊपर हॉरिजेंटल के साथ किसी एंगल पर फेंका जाए तो वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर मोशन करे तो उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो बॉडी फेंकी जा रही है उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, है ना? उस बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मेन इंपॉर्टेंटली एक जो चीज़ समझने की है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है। तो कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने ये मान लिया कि कोई बॉडी है जिसको मैंने t बराबर 0 पर फेंका, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? u है, और एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। कितना बना रही है? थीटा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। जो u वेलोसिटी है उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो u का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? u sin थीटा। ठीक है, यानी कि इस डायग्राम के ऊपर ये जो है ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा,
और ये जो है ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, अब किसी टाइम t पर, ये कब था t बराबर 0 पर, अब किसी टाइम t पर यानी कि किसी पॉइंट p पर मैं बात करूं तो एट पॉइंट p, और p पॉइंट पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने मान लिए एक्स वाई। तो p पॉइंट के ऊपर मेरे को इसकी बतानी है जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। मान लिया यहाँ पर वेलोसिटी है v और ये एंगल बना रही है कितना, बीटा, यानी कि इसकी ये कहानी है, इसको मैं अलग से बना के बता दूँ। ये कहानी है, ये v वेलोसिटी और यहाँ से ये एंगल बन रहा है कितना, बीटा। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट vx वो कितना हो जाएगा, v cos बीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, v sin बीटा। ये कब है, किसी टाइम t पर, एट टाइम t। ठीक, अब क्या है, हमने ये पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन से हमने पढ़ा है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो फॉर हॉरिजेंटल डायरेक्शन, किसके लिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए बात करूं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए, तो एट टाइम t पर वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, v cos बीटा, तो ये कितना हो गया, v cos बीटा। और एट u कौन सी वेलोसिटी थी, 0 पर, तो 0 पर u कितना है, 0 पर u है u cos थीटा, और t 0 हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इस चीज़ का हम एनालिसिस भी करेंगे आगे चलकर। तो एक मेन इंपॉर्टेंट बात प्रोजेक्टाइल में आपको ये ध्यान रखनी है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट और सेम, ऑलवेज कांस्टेंट और सेम एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ये किसके लिए हो गया, हॉरिजेंटल के लिए। फिर बात करें हम किसके लिए, वर्टिकल के लिए, तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे, इक्वेशन तो वही लिखनी है। तो अब क्या लिख लोगे, वी वाई, यहाँ पर x हो गया तो यू वाई प्लस ए वाई और t। अब वी वाई जो है वो कौन सा है, ये है, और उसकी वैल्यू कितनी है, v साइन बीटा। यू वाई जो है वो कितना था, वो था u साइन थीटा, तो ये वैल्यू लिखो यहाँ पर कितनी, u साइन थीटा। अब ए वाई, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर हम प्लस मान रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो किधर लगेगा, नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। क्या हो जाएगा, माइनस जी टी, यानी कि वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्या लिख सकता हूँ, u साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो यूनिफॉर्मली होगी। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये कैसे मैंने बोला ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, लेक्चर को जो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके लाइक करने से ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच जाएगा जो या तो AIETC की प्रिपरेशन ATC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो KVS PGT फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा होगा, जब प्रोजेक्टाइल मतलब जो भी चीज़ जिस एंगल पर फेंकी गई है वो जो पाथ बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वो चीज़ किसके साथ चलती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है। और हमने देख भी लिया कि एक्स डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाता है। क्या लग जाता है, दूरी बराबर समय गुणा चाल, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम।
तो x डायरेक्शन की स्पीड को अगर मैं x लिखता हूँ तो x बराबर हो गया u cos थीटा इंटू टी, तो यहाँ से t बराबर आ गया x अपॉन u cos थीटा। y डायरेक्शन के लिए बात करूँ तो y डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, u, भाई हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड फार्मूला है एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखेंगे। तो इस फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एक बनेगी। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहुंचना ही नहीं है, हमें कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन, तो आपको ये इक्वेशन बनानी है। बनाई कैसे है मैंने, यू वाई की वैल्यू को कितना लिख दिया, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू को कितना लिख दिया, ये लिख दिया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू को माइनस जी, तो उससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहाँ आर क्या होता है, रेंज होती है। रेंज क्या होती है अभी बात करेंगे। तो ये जो दोनों इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ का समीकरण। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितनी देर तक वो जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहा, उसको निकालने का जो फार्मूला होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि u साइन थीटा y कंपोनेंट होता है तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो 2u y अपॉन जी। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है। अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो लगा टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर मेरे से सवाल पूछ लिया जाए यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा टाइम बताओ, ठीक है, तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एक्सेंट। क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एक्सेंट, ठीक है। और ये बराबर होगा इसके हाफ के, तो ये बराबर हो जाएगा t/2 के। इसी तरह से हमसे ये पूछ लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम बताओ, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट से और नीचे तक पहुँचने का लगा टाइम बताओ, तो उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ जो डिसेंट होता है t2 बराबर किसके होता है, वो भी इसका हाफ होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो टोटल है वो t1 प्लस t2 के बराबर हो जाता है ना, t1 और t2 के बराबर हो जाता है। तो वहाँ से मिलकर ये आ जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। सवाल सिंपल सा पूछ लिया जाता है, जिस टाइम के दौरान, जिस टाइम पीरियड में प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उस टाइम को क्या कहते हैं। और जीरो से, ऑरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक के जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एक्सेंट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट से और जो फाइनल जहाँ पर जाके वो गिरेगा उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके हाफ होते हैं। फिर एक फार्मूला आता है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो क्योंकि यू वाई बराबर होता है यू साइन थीटा, तो इस फार्मूला को आप लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। इसी तरह से हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज क्या होती है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया और जहाँ जाकर गिरा, तो वो जो डिस्टेंस इसने चली, टोटल डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज निकालने का फॉर्मूला यानी कि ये x, इस x को यहाँ तक का पूरा टोटल टाइम कौन सा हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u cos थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो हमारा जो फॉर्मूला है रेंज का वो कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। भाई ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो साइन 2 थीटा 1 कब बन सकता है, ये 1 बन सकता है जब ये कितना हो, साइन π/2 हो। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साहब, 2 थीटा की वैल्यू हो गई π/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/4। तो उस केस में ये जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी, यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये मैक्सिमम कब आ रही है, जब थीटा कितना है, π/4 है। थीटा कितना है, π/4 है, क्योंकि इसके लिए इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 डिग्री होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/4। एक दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट सी, क्या चीज़ है, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया थीटा एंगल पर, उसकी स्पीड थी u और उसने डिस्टेंस कवर करी r1। एक जो प्रोजेक्टाइल है वो फेंका गया 90 माइनस थीटा एंगल पर, उसकी स्पीड भी u थी, तो उसने डिस्टेंस कवर करी r2। तो हमें बताना है कि r1 और r2 में क्या रिलेशन होता है। तो पहली चीज़,
मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस एंगल, इस वाले प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका 30 डिग्री पर, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसको फेंका मैंने 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो 30 प्लस 60 टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो प्रोजेक्टाइल इस तरह से फेंके जा रहे हों कि उनके जो एंगल का समेशन है वो 90 डिग्री हो, या तो इसको ऐसे बोल लो या इसको ऐसे बोल लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हों और दोनों की स्पीड भी क्या हो, सेम हो। दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों की जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। दोनों की जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। दो प्रोजेक्टाइल उन जिनको इस तरह से फेंका जाए कि उनकी स्पीड सेम हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, उनके जो एंगल का समेशन है वो 90 डिग्री आ रहा हो, या उसको बोल लो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो, या एक 30 डिग्री, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक 30 है तो दूसरा 60 हो, तो टोटल कितना हो गया, 90। तो उनकी जो रेंज कवर करेंगे वो दोनों, वो क्या करेंगे, सेम रेंज कवर करेंगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने ये देखा, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला हमने ये देखा। अगर हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, मैक्सिमम हाइट में और रेंज में, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, h अपॉन आर। h में r का डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल गया, r बराबर 4h कॉट थीटा। क्या रिलेशन निकल गया, r बराबर 4h कॉट थीटा। यदि r और h की वैल्यू सेम कर दी जाए तो उस केस में टेन थीटा कितना हो जाएगा, 4, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 4। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तो बेसिक बातें कर ली। अब हम करते हैं इसका एनालिसिस। जो अभी तक हमने पढ़ा उसका हम करते हैं एनालिसिस। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जिसको हमने 50 मीटर पर सेकेंड पर फेंक दिया। एंगल कितना बनाया, 37 डिग्री। तो हमने उसके दो कंपोनेंट निकाल लिए, यू एक्स और यू वाई। यू एक्स जो है वो कितना आ गया, 40। भाई कॉस 37 डिग्री की जो वैल्यू है वो 4/5, साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5। ठीक है, 4/5 3/5। तो यू एक्स जो है वो कितना आ गया, 40, और यू वाई जो है वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हर जगह सेम रहेगी। हमने यहाँ पर लिखा वी एक्स बराबर यू एक्स इक्वल्स टू 40, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमें पता है कितनी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, जिसको हमने लिख दिया यू वाई माइनस जी टी। यू वाई की वैल्यू 30 है। अब अलग अलग टाइम के ऊपर हमने वेलोसिटी निकाली। जब टाइम बराबर 1 सेकेंड था तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी 40, वर्टिकल में 30। जब टाइम 0 सेकेंड था, 1 पे 40 और 20, 2 पर 40 और 10, 3 पर 40 और 0। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या देखा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पर, परंतु वर्टिकल डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। पहले 30, यहाँ 30, फिर उससे 10 डिक्रीज़ हुई 20, फिर उससे 10 डिक्रीज़ हुई, कितनी हो गई 10, फिर उससे 10 डिक्रीज़ होगी, कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर उसके बाद आप देखोगे हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी उसी अमाउंट में बढ़ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पर 10 से डिक्रीज़ हुई थी, यहाँ पर पहले 10 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी, और फिर कितने से बढ़ गई, 30 से बढ़ गई। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में, जो मैंने ये लिखा था, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म होगा। यानी कि जिस पॉइंट पर जिस अमाउंट से वो बढ़ी है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ये 20 से घटी है, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20 ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर 10 ऐसे, तो यहाँ पर 10 ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज़ का एनालिसिस करें हम। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन के लिए कितना हो गया, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी एक्स डायरेक्शन में, 40, टाइम कितना, टी। वाई डायरेक्शन के लिए कितना हो गया, एस वाई इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उससे लिख लिया। अलग अलग टाइम पर हम निकालते हैं। तो टी बराबर 0 पर एक्स भी 0 और वाई भी 0। फिर टी बराबर 1 डाला मैंने, टी बराबर 1 डाला तो एक्स आ गया 40, यानी कि यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, और y की जो वैल्यू है वो आ गई 25। फिर x बराबर 2 पर निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर खड़ा हूँ, तो x आ गया कितना, 80, और y जो आ गया वो कितना आ गया, 40। फिर मैं x बराबर 3 पर खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर x
टी बराबर 3 पर सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 45। सेम प्रोपोर्शन में देखोगे आप 4 पर जब मैं पहुंचा यानी कि 2 के करस्पॉन्डिंग 4 पर पहुंचा, इसके सिमेट्रिक पॉइंट पर पहुंचा, तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो 40 है तो यहाँ पर भी 40, इसी तरह से यहाँ पर भी 25 है तो यहाँ पर भी 25, इसी तरह से यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी 0। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उस पर अगर हम किसी पॉइंट की क्या निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उस पर भी हाइट क्या होगी, सेम होगी। फिर यहाँ से दो चीज़ें और निकलती है इंपॉर्टेंट, क्या निकलती है कि मैंने दो करस्पॉन्डिंग हाइट वाले पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। 0 से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम मान लो t1 है और 0 से इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगा मान लो t2 है। तो ये जो हाइट है वो हाइट किसके बराबर होगी 1/2 g t1 t2, किसके बराबर होगी 1/2 g t1 t2। सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। भाई मैं एक पॉइंट ये ले लूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। तो 1 कितना हो गया t1 1 और t2 जो है वो 5 हो गया, g हो गया 10, तो y की वैल्यू 25 और ये 25 ही आ रही है, यहाँ से चेक कर लो कितनी आ रही है 25। इसी तरह से दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर जो एक फार्मूला और बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा कि करस्पॉन्डिंग ये सेम लेवल है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये सेम लेवल है, यहाँ से यहाँ का जो टाइम का डिफरेंस है ये 2 है और ये 4 है। मान लो ये टाइम का डिफरेंस t1 है यानी कि 4 - 2 कितना हो गया 2, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम का डिफरेंस है वो t2 है ऐसा मान लिया, ये 5 है और ये 1 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो इन दोनों लेवल के बीच की जो हाइट निकालनी है उस हाइट का फॉर्मूला h बराबर होगा g t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 8। अभी हाल फिलहाल बात करें तो ये डिस्टेंस 25 है और ये 40 है, तो ये कितना बच रहा है 15 बच रहा है। तो हम अगर इस फॉर्मूला में से निकालना चाहें तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी, t2 जो है यहाँ पर t2 वो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस यानी कि 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा 16 आ जाएगा। फिर t4 - t2 यानी कि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, तो 16 - 4 कितने हो गए 12, 12 × 10 कितना हो गया 120। तो यहाँ बनेगा 120 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा 15 और ये 15 ही निकल के आ रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको तैयार हो गए यहाँ से कि अगर दो पॉइंट्स कोई प्रोजेक्टाइल करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट से पास हो रहा है जो सेम हाइट पर है तो उस हाइट का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, और दो सेम लेवल के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आपके वो पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। देखो साहब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड whose equation of trajectory is given by y is equals to ax minus bx square where a and b are constant, find horizontal range of projectile। हमें कहानी दी है कुछ ऐसी ये, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पड़ा और ये रेंज आ गई r, 0 और ये हो गया 0, 0। इक्वेशन दे रखी है तो y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट्स डाल दो जो गिवन है। करना क्या है इसमें, y की वैल्यू कितनी होगी 0, a रेंज तो निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी होगी r माइनस क्या है बी एक्स स्क्वायर यानी कि बी आर स्क्वायर। 0 बराबर कॉमन कितना आ जाएगा r, अंदर क्या रह गया a माइनस बी आर। अब ये r तो 0 हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो 0 क्या होगा a माइनस बी आर बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी a/b। तो ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगा कोई भी, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये नाम का प्रोजेक्टाइल है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इफ द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इक्वल्स टू x बाय √3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर आपको वो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करना है x बाय √3 माइनस जी एक्स स्क्वायर
अपॉन √3u²। क्या इक्वेशन थी प्रोजेक्टाइल की, देखो यहाँ पर ये याद करनी पड़ेंगी भाई आपको, x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो कहाँ गया, ये रहा। तो x tan थीटा हमारा काम आगे वाले पार्ट से ही चल जाएगा, हालांकि gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो इस पार्ट को कंपेयर कर लो। इस पार्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3, और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो u की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 का स्क्वायर sin² थीटा यानी कि sin 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 × 10। तो 20 40, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कितना हो गया, 1/4 आ जाएगा, इंटू 2g यानी कि 20। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 4, ये कितनी बार, 100 बार, और 20 × 100, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 5 मीटर। तो हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, 5 मीटर्स आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजेंटल द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा ओवर g। 90 डिग्री एंगल दे रखा है, sin 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 2u/g। 2u की वैल्यू 20 अपॉन g 10 ले लिया, कट गया, कितना आ गया, 4। तो आंसर कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया। तो ये प्रोजेक्टाइल का जो पहला लेक्चर था, इसके आगे भी हम लेक्चर लेंगे प्रोजेक्टाइल के ही, कम से कम 2 से 3 लेक्चर लूँगा मैं, जिसमें आपको धागा खोल के एकदम प्रोजेक्टाइल पूरा समझा दूंगा। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन की। मोशन इन 2 डायमेंशंस में हम जो डिस्कस करेंगे, एक करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक करेंगे हम मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स, एक करेंगे हम बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एनएलएम के बाद पढ़ेंगे हम रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा ये वाला पोर्शन, कौन सा, ग्रेविटेशन, है ना। तो ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन हो गया, इतना ही पढ़ेंगे इस मैकेनिक्स में। फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मल वाला पार्ट पढ़ेंगे। देन हम फिर 12th फिजिक्स की तरफ चलेंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS PGT फिजिक्स की, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहा है